पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का मशवरा मान लिया। अब एहतजाज जो है वो तहजीब और शाइस्तगी के दायरे में रहते हुए होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि शहबाज शरीफ साहब ने कभी अपने दौरे जापान में देखा था और जिसका तस्करा उन्होंने भरी महफिल में कुछ यूं किया। होंडा फैक्ट्री थी, मैं जब गुजर रहा था तो वहाँ ऊ की आवाज़ आई, फिर मैं आगे गया, काम नहीं रुका, प्रोडक्शन जारी है, मगर अपना एहतजाज उन्होंने रिकॉर्ड करवाया ऊ करके। तो जनाब तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पार्लिमान आज जब फ्लोर पर आए तो जहाँ उनके हाथों में अपने मुतालबात के हक़ में बड़ी निफासत से लिखे हुए पोस्टर थे, वहीं उन्होंने दौरान इजलास ओ का विर्द करना शुरू कर दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश थी। लेकिन जापान और पाकिस्तान में फ़र्क ये है कि हमारी पार्लियामान में शोर और एहतजाज बशमूल ओ की जो सदाएँ हैं वो इतनी बड़ी कि स्पीकर और अरकान को जो है हेडफोन लगाकर कौमी असम्बली की कार्रवाई चलाना पड़ी। वैसे PTI के रहनुमा शेर अफजल मरवत का कहना था कि जी ओ का नारा तो गीदड़ लगाते हैं और अगर उनकी पार्टी की क़यादत कहेगी तो वो भी गीदड़ बन जाएंगे। कौमी असम्बली और सेनेट दोनों ही में आज हुकूमती और हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान एक दूसरे से भिड़े रहे पूरा वक्त। इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात की सूरत हाल देख कर यकीनन ये सवाल पैदा होता है कि इस तल्ख़ माहौल में हुकूमत और तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे क्या सोच कर जुमेरात को मुज़ाकरात का तीसरा दौर से जाएंगे। तल्खियों की शिद्दत का अंदाज़ा आपको हुकूमती अरकान की तकरीर की झलक को देख कर हो जाएगा। 90 मिलियन पाउंड जो इनका झूठा एक मकरू किस्म का एलिगेशन है, इनका ये इस्लामी टच इस चोरी के ऊपर नहीं चलेगा। इस इस्लामी टच के साथ इनके डाके की वारदात नहीं छुप सकती। तो जनाब एक तरफ गुफ्तगू का ये अंदाज, दूसरी जानिब मुज़ाकरात और उनसे जुड़ी तवक्कुआत। हैरत अंगेज़ बात यह कि जी इन हालात में भी मुज़ाकरात के तीसरे दौर से कबल जो है डील की बाज़गश्त एक बार फिर तेज़ से तेज़तर हो गई है। PTI के इनकार के बावजूद कई तजियाकार और अवामी हल्के जो हैं अल-कादिर ट्रस्ट के मुकदमे के फैसले में ताख़ीर को समझौता करार दे रहे हैं। वो समझते हैं कि गालिबन इससे कोई समझौते की राह निकल सकती है। हत्ता कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी डील के लिए राब्तों का दावा कर दिया है। ये ज़रूर है कि जी उन्होंने अपने इस दावे की वजाहत नहीं की। मिसाल के तौर पर किसने किससे रब्ता किया और रब्ताकारों का एजेंडा क्या है। उनके लोगों ने मुख्तलिफ औकात पे रब्ते करते रहते हैं, वो इसकी पॉसिबिलिटी ज़रूर तलाश करते हैं। ये उनकी ख्वाहिश है और ख्वाहिश जो है बहुत दफ़ा कम्युनिकेट की हुई। वैसे PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने डील के तासुर को मुस्तरद करते हुए फिर यही कहा कि जनाब 190 मिलियन पाउंड के फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक़ नहीं। बकौल गौहर साहब के इमरान खान ने दो टोक अल्फाज में कह दिया कि जी डील नहीं होनी। कोई डील नहीं हो रही, अगर कोई कुछ होता तो हम पब्लिक से कोई चीज़ नहीं छुपा रहे, कोई डील नहीं हो रही, मुज़ाकरात वही हो रहे जो इस वक्त गवर्नमेंट के साथ हमारे हो रहे हैं। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के दावे और जोशीली तकारीर अपनी जगह, लेकिन दोनों तरफ मौजूद संजीदा ज़राए का कहना है कि जी मुज़ाकरात और उनकी कामयाबी जो है वो पाकिस्तान की अवलीन ज़रूरत है और इस बात को यकीनी बनाने के लिए जहाँ मुज़ाकराती कमेटियाँ जो हैं वो कोशां हैं, वहीं उन्हें जो है कलीदी किस्म के जो फैसला साज हैं उनकी भरपूर हिमायत और मशावरत भी हासिल है। लेकिन ये दावा कितना दुरुस्त है ये जनाब हमें पता चलेगा मुज़ाकरात के तीसरे दौर का जब नतीजा सामने आएगा, क्योंकि चौथे दौर को मुमकिन बनाने के लिए तहरीक इंसाफ हुकूमत से कुछ अमली इक़दामात का मुतालबा कर रही है। इस बेयकीनी की सूरत हाल में क्या कोई उम्मीद की किरण है? पूछते हैं तहरीक इंसाफ के तर्जुमान मोहतरम शेख वक़ास अकरम साहब। शेख साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए माहौल बनाया जाता है, तो वो माहौल जो होता है मतलब है कि अल्फाज की गोलाबारी बंद की जाती है, लेकिन हम ये देख रहे हैं चाहे आप लोगों का जो एहतजाज का अंदाज़ है और फिर हुकूमत का इसका जो जवाबी वार है उनके, उससे तो लग रहा है कि माहौल जो है मुज़ाकरात को नाकाम करने के लिए बनाया जा रहा है, ना कि कामयाब। क्या कहेंगे आज जो कुछ हुआ पार्लियामेंट में? जी सर, बात यह है कि इस वस्तायत और जबर के दौर में जब मुज़ाकरात होते हैं और ख़ुसूसन वो मुज़ाकरात जो किसी डील के लिए नहीं हो रहे, हमने खान साहब के केस के फैसले को हमने किसी मुज़ाकरात से नत्थी नहीं किया, हमने सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है उसको किसी मुज़ाकरात से नत्थी नहीं किया। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो वज़ीर-ए-आज़म ने आर्टिकल 245 लगवा के जो कत्ल करवाया इस्लामाबाद में और जो शहदा की जो मय्यतें यहाँ पे पुकार रही हैं, बात बड़ी सिंपल सी है। उस नफ़रत को जो इदारों और अवाम के दरमियान बढ़ती जा रही है, खान साहब ने ये समझा कि इससे पहले कि नफ़रत इतनी बढ़ जाए कि कल खान साहब के आने पे भी वो वापस ना हो सके, तो बेहतर है कि मुल्क के मुस्तक़बिल के लिए हमें बात करनी चाहिए। तो हम तो असीरों के और शुहदा के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, हम तो फॉर्मेशन ऑफ द जुडिशल कमीशन मांग रहे हैं ताकि हक़ाइक़ सामने आ सके और असल चीज़ का कोई गुनहगार है तो ठीक है, सो भी तो सज़ा मिलनी चाहिए, बट अगर कोई बेगुनाह है और ऐसे खामखा ड्रैग हो रहा है तो उसको नहीं मिलनी चाहिए। बस हमारी तो इतनी सी बात है और उसके लिए हमें को माहौल पैदा करने की ज़रूरत भी नहीं है। मोस्ट ऑफ द पीपल जो गवर्नमेंट साइड से चीख वो पुकार कर रहे हैं,
लेकिन अब मुज़ाकरात शुरू हुए, खान साहब की बेगम और खान साहब की जो सिस्टर्स हैं उनके खिलाफ एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। अजीब व गरीब किस्म की गुफ्तगू वज़रा ने करनी शुरू कर दी। कल बुशरा बीबी पूरे पौने 11 बजे अडयाला जेल के सामने पहुंच गई थी, बाकायदा तौर पे अपना सारा सामान लेके कि आज सजा होती है, गिरफ्तार भी होंगे तो अंदर चले जाएंगे। और वो वज़रा कह रहे हैं जी वो आए ही नहीं, खान साहब को आपने बुलाया ही नहीं, आपके खान साहब की आंख ही नहीं उठी। हमें कोर्ट का अमला कहता है कि 11 बजे आपने पहुंचना। यूजुअली हमें कोर्ट का अमला ही बताता होता है कि सुबह कितने बजे आना है। आपको याद होगा दुरुस्त। केस फैसले की डेट से एक दिन पहले तमाम चैनल्स पे ये चल रहा था, तमाम चैनल्स पे कोर्ट रिपोर्टर्स बता रहे थे कि कल 11 बजे फैसला सुनाया जाएगा, कल 11 बजे फैसला सुनाया जाएगा। जज आता है, हमारे वकील 10:30 बजे बाहर आ जाते हैं, सलमान अकरम राजा साहब आ जाते हैं, उनकी सिस्टर्स आ जाती हैं, किसी को अंदर नहीं जाने दिया जाता। फिर बुशरा बीबी आ जाती है तो पता चलता है कि जज 10:30 10:30 बजे बात निपटा के घर चला गया। और दसो अच्छा, लेकिन जब जिस तरह से जज गए तो उसमें हुकूमत के, मुझे लग रहा है हुकूमत को ज्यादा तशवीश हुई। तो क्या है, लोग इसको भी जो हमारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी होती है जोड़ते हैं बहुत सारी चीजों से कि जनाब जज ने क्यों फैसला नहीं सुनाया। जी, हुकूमत को क्या तशवीश हुई? हुकूमत ये सारा प्रेशराइज करने वाली है। आप ये देखें ना, ये इस फैसले में, इस केस में ये चौथा जज है जब से खान साहब की गिरफ्तारी डली है इस केस के अंदर। चौथा जज है। कितनी जमर से लोगों की तरफ से हुई है। और एक फैसला 18 दिसंबर को आ रहा है, फिर एक दफा नहीं सुनाया जाता, फिर दूसरी फैसले की डेट पे नहीं, फिर तीसरी, फिर क्या कहानी है जी कि जी वो आए नहीं थे। भाई बुशरा बीबी को जब आपने पिछली दफा सजा सुनाई थी, वो घर थी, जब आपने सजा सुनाई वो खुद जेल आ गई थी, आपको याद होगा। ठीक है जी। और खान साहब भी मौजूद नहीं थे जब लास्ट टाइम सजा सुनाई आप गई। क्या सराही करेंगे, क्यों ये जो है जज साहब जो है फैसले को बार-बार एम्बैरेसमेंट से बचना चाहते हैं सर। ये एक हुकूमत एम्बैरेसमेंट से बचना चाहती है। केस के पल्ले कुछ नहीं है, अवाम का लाखों करोड़ों रुपया इस ट्रायल के ऊपर इन्होंने लगा दिया है। जब ये किसी हायर कोर्ट में जाएगा, पहली पेशी के ऊपर ये केस उठ जाएगा। इस केस में ही कुछ नहीं है भाई। और ये आप पे करप्शन का केस है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस है, करप्शन का केस है। मेरे अकाउंट में पैसे आए, बुशरा बीबी अकाउंट में पैसे आए, बुशरा बीबी वजीर आजम थी। ये कैसी आप बात कर रहे हैं? मैं उसका बेनिफिशियरी नहीं हूं। पैसा किसका आया, कहा, किसके अकाउंट से निकल के हुकूमत के अकाउंट में गया, किसने इन्वेस्ट किया? मतलब है कि आपके पैसे तो की नहीं बनता। मतलब यहाँ पे चोरी के लिए ये जरूरी होता है कि माल बरामद होना चाहिए जी। ठीक है, पता ये चले कि मुदई जो है, जो समझता है कि चोरी हुई है या करप्शन हुई है, माल भी उसके घर पे है, माल उसके घर में से निकला भी नहीं है, मगर उसने जनाब उसने आपको उसमें वो चले वो वाले काम जो आपकी पार्टी की तरफ से इशारे मिल रहे हैं वो तो ये कि जी सजा अगर हो गई तब भी मुज़ाकरात जो हैं वो जारी रहेंगे, है ना? अच्छा, है ना, ये सूरत हाल है। लेकिन जो हम मूड देख रहे हैं, जब आप ज़ाहिर है कि आप मुज़ाकरात में कुछ हासिल करने के लिए बैठे हैं ना, कि आपके कुछ अहदाफ होंगे, नज़र ये आ रहा है कि हुकूमत का जो रवैया नज़र आ रहा है उसमें वो तो कोई 1 इंच देने के लिए तैयार नहीं। तो किस उम्मीद पर बैठे हुए हैं आप लोग, क्या सोच कर गए हैं? सर देखें, ये देवर कॉलिंग इट अ ब्लफ कि उनका ख्याल था कि हम इन्हें मुज़ाकरात के लिए कहेंगे और ये नहीं आएंगे। वो 1.5 साल से कह रहे हैं, हमने इनको बुरी तरह कर दिया, एक्सपोज हो गए हैं गंदे। अब ये चाहते हैं कि हम भागें और दुनिया को कह सकें कि ये पीटीआई वाले, हमने नहीं भागना, हम संजीदा हैं मुज़ाकरात के हवाले से। जब आपने मुलाकात नहीं भी कराई तो इमरान खान साहब ने अंदर से ये कह दिया कि कोई बात नहीं, मुलाकात नहीं होती, आप फिर भी लिख के दे दें। ठीक है जी। खान साहब ने इस दफा बड़ा दिल दिखाया हर दफा, और वो बार बार कर रहे हैं। अब ये अगर भागना चाहते हैं तो यही नसणगे, असी तो आखिरी टाइम तक अपने असूली मौकफ से कायम रवांगे और जो हम बातें कर रहे हैं उसी के ऊपर इसको छोड़ सकते हैं, वैसे नहीं हम छोड़ेंगे। अच्छा, तीसरा जो राउंड होगा उसका क्या प्लान, कि उसके बाद चौथा राउंड हो, फिर 5वां हो, मुज़ाकरात में तसलसल के लिए? चौथा तो जी तुसी तो बहुत आगे चले गए हो। देखें, मैं तो ऑप्टिमिस्ट, रजायत पसंद शख्स हूं मैं जी। चले, अल्लाह आपको खुश रखे। बात यह है कि हम ये देख रहे हैं कि हमने उन्हें कन्वे किया है कि आप अपनी तैयारी के साथ आए। वी वुड लाइक टू डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ द जुडिशियल कमीशन इन द 3rd मीटिंग। ठीक हो गया सर? तो उसी पे बात होगी और उस पे आपने जो हमसे बात करनी है, इन प्रिंसिपल आप हमसे एग्री करें और तीसरी नशिस्त के बाद आप उसका अनाउंस करें। तो अगर आप उसको अनाउंस कर देते हैं और उस हवाले से अगर आप कोई TOR बना लेते हैं फिर तो चौथी मीटिंग हो सकती है अनाउंसमेंट के बाद कि फॉर्मेशन हो रही है। मगर अगर आप नहीं बनाते, नहीं अनाउंस करते, तो फिर मुझे बताएं फिर किस लिए मीटिंग करनी है, की डिस्कस करना जो फिर? क्योंकि अदालतों, असीरों को तो अदालतों ने छोड़ना है ना सर, असीरों को तो अदालतों ने छोड़ना है। वो तो अदालती फैसलों पे आएंगे, वो तो जमानतों पे आएंगे, वो तो IOs अगर गंदगी ना करें और अपने अकाओं के कहने पे झूठ ना लिखें और जजेस को बेचारों को प्रेशराइज ना किया जाए
तो वो तो ठीक हो जाएगा, वो तो एक हफ्ते की मार है, पेशियां फैली दूसरी के ऊपर निकल आएंगे। तो वो तो हम आपको वो कह रहे हैं कि आप सिर्फ असरअंदाज ना हो अदालती प्रोसेस के ऊपर, जजों पे असरअंदाज ना हो, तफ्तीशियों पे असरअंदाज ना हो, जिम्नी अपनी मर्जी की ना तो कोई लिखवाएं, इंडिकेशन वकूअ ऐसे गलत मत कि लिखवाएं। उन्होंने आपका मशवरा माना कि वो जो आप कह रहे हैं कि जी असरअंदाज ना हो, रोड़े मत अटकाएं? सर हमने अब चीजें उन तक कन्वे की हैं, ये तो अब एक्शंस विल स्पीक लाउडर देन एक्शन वर्ड्स विल व्हेन स्पीक इट लाउडर विल देन हैपन वर्ड्स। विल। अच्छा, एक जो बड़ा सवाल है कि ठीक है आप लोगों ने अपना एजेंडा, जो एजेंडा है आपका सामने आ गया, यकीनन हुकूमत जब निगोसिएशंस में आई तो उसका भी कोई एजेंडा होगा, वो भी कुछ आपसे कह रही होगी कि जनाब मतलब है कि हमारी भी इल्तिजा है, ये दरखास्त है, कोई चीज़ सामने आई है? हुकूमत किन आदाब के तहत आई आपसे मुज़ाकरात करने? नहीं सर, अभी तो उनकी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं आई, पर हमने इन राइटिंग दिया, अगर उन्होंने कोई गल होगी तो भी इन राइटिंग दे छड़ेंगे, की फर्क पैना जी। हम तो वी हैव नथिंग टू गिव, मतलब है मैंडेट आपने हमारा ले लिया, बंदे आपने हमारे अबडक्ट कर लिए, हमारे पार्लियामेंटेरियन तक आप पार्लियामेंट में से कर लेते हैं। नहीं तो आप कह रहे हैं ना कि जी वी हैव हमारे नथिंग लोगों टू के गिव, आप फरमा रहे हैं कि जी नथिंग टू गिव, लेकिन हुकूमत कोई ख्वाहिश कर सकती है कि जी आप एहतजाज ना करें, आज जो पार्लियामेंट में वो कर रहे थे वो ना हो रही हो, शोर नाम कुछ, वो भी मान सकते सर ये कैसे हो सकता है जी? ये कैसे हो सकता है? देखे ना, जो जिस स्टाइल का हम एहतजाज करते हैं वो आपको गैर महज़ब लगता है। अब जिस स्टाइल का एहतजाज आपके वजीर आजम को पसंद है, वो इतना पसंद है कि वो कहते हैं कि जो महज़ब कौमें हैं वो ऐसे करती होती हैं। तो भाई जी हमने महज़ब कौमों वाला काम किया, वो भी तो पसंद नहीं, सानू किते खलोण देंदे हो, ऐसे खलोइए इतना भी तो अच्छा नहीं लगता, उत्थे खलोइए इतना तो अच्छा नहीं। अब तो हमने वो ही किया है ना, तो इसमें कौन सी बुरी बात है? ये तो आपने हमें बताया कि ऐसे होता है, महज़ब लोग ऐसे करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं शहबाज शरीफ साहब के मशवरे पर आपने अमल किया, उनकी बात में बैठ गई, मुहद्दब एहतजाज का तरीका सीख लिया आप लोगों ने उनसे जी। बिल्कुल, ये जो महज़ब कौम वाला तरीका है, अब ये महज़ब कौम ये हम, और ये अब इन्हीं को बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये महज़ब तरीका जो। चलें, तो इसका मतलब है वो जो है वो जारी रहेगी। लेकिन चलें, अब जो संजीदा बात ये है कि आपके बकौल तीसरा राउंड जो है वो मेक और ब्रेक होगा, अगर उसमें कोई कहते हैं कोई पेशरफ नहीं हुई तो उसके बाद मजीद मुज़ाकरात नहीं होंगे। और अगर ना, वी आर आल्सो आंसरेबल टू करोड़ों पीपल ऑफ पाकिस्तान जिन्होंने इमरान खान साहब के लिए, मिलियंस ऑफ पीपल्स हैं जिन्होंने वोट किया है, फिर हम खान साहब को जवाब दे है। मतलब है कि वो कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं थे, गिलास तोड़िया 12 होगी जी। तो मतलब है कि आ रहे हैं, जा रहे हैं, स्टेटमेंट होगी, एलामिया आ गया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और तो उन्हें मुछ वट ली थी, उन्हें दाढ़ी के हाथ फेर चढ़िया, ते गल कोई भी ना होए। आई मीन लेट्स नॉट बी ऑल द काउबॉयज के गन पकड़ी इंज कीता उनको कटोरो भी सही ना आगे। और अगर तुसी टुरना नहीं है तो लोग सवाल करेंगे, और हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास भी फ्री फ्लोटिंग तो नहीं हो सकता। देखिए दो ही ऑप्शन हो सकते हैं ना, कि या तो मुज़ाकरात का चौथा राउंड होगा या खाकम बदहन नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो क्या आप लोगों का वो होगा, हिकमत अमली क्या होगी? आईनी हक, हम पहले तो उसको बिल्कुल एहतजाज करेंगे। उसके क्या कर सकते हैं? अपोजिशन क्या करती होती है? हम लड़ाई तो नहीं करेंगे, एहतजाज करेंगे। तो वो क्या होगा? एहतजाज वो होगा या आप लोग सड़कों पर आएंगे, आप लोग मुजाहरे करेंगे, क्या करेंगे? क्या हिकमत अमली होगी? नहीं, फिर ਉਹ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਈਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ एहतजाज होएगा, जो साडा फिजिकल मोबिलाइजेशन होगी। अच्छा, लेकिन बहुत सारे जो खुश फहम हैं मुझ जैसे और भी बहुत सारे बेशुमार जो कोई मुख्तलिफ थी, वो कहते हैं ठीक है ये हो रहे हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, और डिस्पाइट ऑल लोग एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उसके बावजूद हो रहे हैं। क्या कहीं पर और भी मतलब है कि पस आईना भी कोई कोशिशें हो रही हैं इन मुज़ाकरात को कामयाब कराने की, या जो कुछ है हमारी नज़रों के सामने? सुना सिर्फ आपको पता है, पीटीआई में सिर्फ आपको पता है कहाँ से क्या हो रहा है जी। नहीं वाकई सोर्सेज टोल्ड आज न्यूज़ जी। अच्छा सोर्स जी नहीं, तो then I'll deny it. There is nothing going on behind the scenes. This is what it is. This is what the government has said, and this is what Imran Khan Sahab has said. क्योंकि indirectly whatever was conveyed to him and whatever was offered to him has been refused. Well, that's it. But on a serious note, शेख साहब, होना तो चाहिए ना कि कई लेयर्स पे मुज़ाकरात हो रहे होते हैं, क्योंकि गलत फहमियाँ सिर्फ आपकी हुकूमत से तो नहीं है और इदारों से भी है, तो उनको भी दूर करने के लिए कहीं ना कहीं बातचीत का दरवाज़ा खुला होना चाहिए, गप होनी चाहिए। तो जी हम तो हर चीज़ जो है, कहीं भी कोई गलत फहमी है, हम चाहते हैं कि वो दूर हो जाए। इसीलिए हम चाहते हैं कि जुडिशल कमीशन बन जाए, ताकि गलत फहमी रहे ही ना कि इसमें हमारे कोई लोगों की मनसूबाबंदी थी या हमारे लोग कोई इसके मनसूबा साज थे। ये गलत फहमियाँ दूर करने के लिए हम ये डिमांड कर रहे हैं जी, इंसाफ देने के लिए और गलत फहमियाँ दूर करने के लिए।
तो अगर कोई ऐसी बात होती है, कोई एंगेजमेंट होती है, उसमें कोई मजाका नहीं है, मगर फिल वक्त फिल फौर ऐसी कोई चीज नहीं है। और हमने क्यों छुपा के करनी है? अगर होती तो आपने देखा नहीं, खान साहब को जो ऑफर्स आई, खान साहब ने मीडिया के साथ शेयर कर ली। जब हमारा लीडर हर चीज वो कर लेता है तो मैं आपसे क्यों छुपाऊंगा? लेकिन हुकूमत जो है वो तो तरदीद करती, कहती जी जो भी आ रही है बातें जो है पीटीआई की तरफ से आ रही हैं, खाली कोई उनको ऐसी ऑफर नहीं की गई। वो तो बड़ा बबांगे दोहल कह रही है बात। वो तो ये भी कहते हैं कि शहबाज शरीफ वजीर आजम और मरियम नवाज वजीर आला है, तो फिर हम वो भी मान लें बात। तो है ऐसे तो नहीं ना होता। वो जाने ना जाने गुली ना जाने बाग तो सारा जाने है, बिल्कुल वजीर आजम भी है माशाल्लाह, वजीर आला भी बस है। ठीक हो, 47 वाले को मान लें, आप मानते हैं, ऐसी तो 47 वाला नहीं बनते। नहीं, मैं वो तो आपका तस्लीम ना करना समझ में आता है, लेकिन जो एक ऑब्जेक्टिव सिचुएशन है उसमें वजीर आजम हाउस में बैठे हैं ना वो, तो मैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। लेजिटिमेसी की अलग बहस है जी। नहीं, हम तो लेजिटिमेसी को देखते हैं जी पहले, इलेजिटिमेट चीज को तो हम नहीं एनकरेज करते किसी भी लेवल पे। अच्छा, एक बहुत ही आप लोगों का क्रूशियल पॉइंट बना हुआ था कि इमरान खान साहब से मीटिंग हो और अच्छे बगैर निगरानी के माहौल में हो, मॉनिटर ना हो रही हो। तो ये जो आप लोगों की मीटिंग हुई, जो कराई गई, उसका क्या उसका वो था, मतलब है बड़ा छोटा सा कमरा था, बड़ा छोटा सा कमरा था, छोटा सा कमरा था, और बड़ी मुश्किल से 6 आदमी जो थे वो उसमें बड़े कस के वो बैठे हुए थे, and it was monitored and it was recorded. So what do you mean when you say कि they were monitored? क्या मतलब है आपका इससे? मॉनिटर तो बंदा भी खड़ा होता है ना सर, बंदा खड़ा हुआ था, पुलिस वाला बंदा भी खड़ा होता है। हाँ, तो जहाँ खान साहब बैठे होते हैं ना, वहाँ पीछे वो बंदा भी होता है, और मॉनिटर वो रिकॉर्ड भी होता है, मतलब है कि कैमरे वैमरे लगे होंगे ना जी। अच्छा, लेकिन एक बात, क्योंकि हमने भी बड़ा रिपोर्टिंग की और सियासी कारकुनों को, रहनुमाओं को जेल में मुलाकात भी की, तो इतना मुझे पड़ता, मतलब है अच्छा खासा मौका मिल जाया करता था गपशप करने का, राजो न्याज का। आपने भी अच्छा वक्त देखा है ये जी। मियाँ नवाज शरीफ को देख लें, जब उसी अडयाला में थे तो कितना बड़ा हॉल था, दिन के 40-40, 50-50 लोग मिलते थे। यहाँ हफ्ते की 6 लोगों की मुलाकात होती है, वो भी 3.5 महीने से बंद है हमारी पॉलिटिकल लोगों की। वहाँ उनके दोस्त, उनके अजीज, उनके वकील, पूरा मेला चले आंदा सी पूरा दिन। जेल के सामने एक घर लिया हुआ था उनके एक MNA ने, वहाँ उन्होंने शेफ रखे हुए थे। उस बार नाश्ते का मेन्यू अलहदा पूछते थे, दोपहर का अलहदा पूछते, रात अलहदा पूछते। क्योंकि वक्त में मुझे ये बताइए कि एक तासुर ये दिया जा रहा है, और बहुत सारे लोग जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट भी हैं, तज्जियाकार भी, उनका कहना है कि जी PTI लग ये रहा है कि जी रनिंग आउट ऑफ ऑप्शंस। आप लोगों ने कहते हैं बड़ी कॉल दे के देख लिया, उसका ज़ाहिर है कि उसका जो भी रद्द-ए-अमल हुआ, जिस तरह से उसको डील किया गया, वो सबके सामने है। तो अच्छा, फिर आप मुज़ाकरात भी करें, मुज़ाकरात में भी अगर हेडवे नहीं होता तो फिर क्या ऑप्शन होंगे आप लोगों के पास? देखिए सर, ऑपोजिशन के पास हमेशा ऑप्शंस होते हैं। जब व्हेन यू गॉट नथिंग टू लूज, तो दैट मींस यू हैव ऑप्शंस ही ऑप्शंस होते हैं आपके पास। तो हमारे पास एहतजाज है, असम्बली का प्लेटफॉर्म है, सूबाई असम्बलियाँ है, जो है स्ट्रीट पे वो है, आपके टॉक शोज हैं, यहाँ बात कर लेते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं, तरह तरह के एहतजाज के तरीके हैं। तो वो तो फिर ऑपोजिशन के पास, आपके पास मतलब आप कह रहे हैं मैन्यूवर करने की जगह है। लेकिन एक आखिरी सवाल मेरा आज के प्रोग्राम का, आपके साथ इस सेगमेंट का, वो ये कि हमेशा जो हमने देखा है कि मुत्तहिदा महाज बड़ा इफेक्टिव होता है। PTI वो मुत्तहिदा महाज बना भी लिया आप लोगों ने, तो उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। लगता है हमेशा ये कि सोलो फ्लाइट की तरफ हैं आप जी। बहुत सर, हक सच वाले जो है वो अकेले ही होते हैं, दुनिया औखी उनके साथ चलती है। क्योंकि जिस पाथ पे जो है वो इमरान खान साहब है, उनकी पार्टी है, दिल गुर्दे का काम होता है उस पर चलना। हर आदमी नहीं चल सकता। हमारी तो कोशिश है, और कोशिश थी, आप देखें 26वीं तरमीम पे हमने मौलाना साहब को कन्विंस करने की कोशिश की कि ये गलत है, आप इस पे ना वोट करें। अनफॉर्चुनेटली उस एंगेजमेंट के नतीजे में हम उन्हें उस इलेक्शन उनके हक में हुकूमत को सपोर्ट करने से नहीं रोक सके। But we tried. We went up to him. We went to his place, if you remember. चले अगली आपसे जो गुफ्तगू होगी वो फिर बात करेंगे जी मुत्तहिदा महाज में कौन कौन आपके साथ क्यों ना चल सका, क्या उनके तहफ़्फ़ुज़ात के और आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात है। बहुत बहुत शुक्रिया शेख वक़ार साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे एक बहुत ही अहम मौजू उठाएंगे कि जनाब सियासत में हम रोज़ बात करते हैं, लेकिन बात करते हैं जी कॉटन के ऊपर। कपास की पैदावार पाकिस्तान में घटकर 40-50% कम हो गई है। क्यों हुई है? हमारी पूरी कहते हैं ना टेक्सटाइल इंडस्ट्री का इसके ऊपर इंसार है। हुकूमत की कौन सी पॉलिसीज़ हैं कि जिसकी वजह से हमारे यहाँ बजाय कि पैदावार बढ़े वो कम हो रही है? बात करते हैं वक्फे के बाद।
2005 के माली साल की बात है। सदर जनरल परवेज मुशर्रफ साहब का दौर हुकूमत था जब पाकिस्तान में कपास की 14.2 मिलियन बेल्स की रिकॉर्ड पैदावार हुई। एक बेल 170 किलोग्राम की होती है, तो अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी बड़ी फसल हुई होगी। बदकिस्मती से रिकॉर्ड आज 20 साल बाद भी बरकरार है। उसी साल भारत में 18 मिलियन बेल्स की पैदावार हुई थी। इन 20 सालों में भारत में कपास की पैदावार बढ़ती है और पाकिस्तान में घटती रही। 2024 के आदाद-ओ-शुमार आंखें खोल देने के लिए काफ़ी हैं। पाकिस्तान में कपास की पैदावार घटकर 4.3 मिलियन रह गई है, जबकि ये भारत में बढ़कर 32.5 मिलियन बेल्स हो गई है। आखिर पाकिस्तान की ज़राअत के साथ हो क्या रहा है? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा दावा करती हैं कि जी किसान खुश हैं और उनकी हुकूमत जो है ज़राअत के शोबे में कारहाय नुमाया अंजाम दे रही है। पंजाब के किसान को किसान कार्ड मिला है, 400 अरब का हमने किसान पैकेज दिया है। जो किसान कार्ड हमने किसानों को दिया है, बहुत लोगों ने शुरू में कोशिश की कि वो किसानों को मुझसे लड़ा दें, हुकूमत से लड़ा दें और कहें कि जी किसान बहुत नाराज़ है। आप यकीन करें जो 1000 कॉल्स हम किसानों को रोज़ करते हैं, इतना ज़बरदस्त फीडबैक मुझे किसानों की तरफ से आता है कि मैं बहुत खुश होती हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि गंदम उगाने वाला किसान परेशान है क्योंकि उसे अपनी पैदावार नुकसान में बेचनी पड़ रही है। ये कहने की ज़रूरत नहीं कि गंदम और कपास पाकिस्तान की अहम तरीन फसलें हैं। कपास है तो हम टेक्सटाइल बरामद कर पाते हैं, गंदम है तो हम खाने का तस्वुर करते हैं। किसान नुमाइंदों को कहने कि जी पिछले 2-2.5 साल में बनाई गई पॉलिसियों ने इस मुल्क की ज़रूरी शोबे को तबाह जो है किया है, बड़ा नुकसान पहुँचाया है। और किसानों की इतराज़ात बेवजह भी नहीं। कपास ही को लें, पाकिस्तान में फुट्टी पर 2000 रुपये फ़ी मन जो है टैक्स है, जबकि दरामदशुदा रुई पर कोई टैक्स नहीं। यानी कि हुकूमत जो है मकामी काश्तकारों की कीमत पर बैरूनी काश्तकारों को फ़ायदा पहुँचा रही है। माहौलियाती तब्दीलियों से लेकर कपास के वो कीड़े जिनका कोई मौसर सद्देबाब तलाश नहीं किया जा सका, ये सब मिलकर पाकिस्तानी कपास को नुकसान पहुँचा रहे हैं। भारत ने मकामी बीजों पर रिसर्च की और पैदावार बेहतर बनाई, लेकिन पाकिस्तान में लगता है कि रिसर्च काम का भी जो है वो कीड़ों के ही सुपुर्द कर दिया गया है, जो चुन कर जो है फसलों को तबाह कर रहे हैं। बेहतर बीजों पर तहकीक के लिए बजट न होने के बराबर है और जो मिलता है वो बदनवानी की नज़र हो जाता है। ऊपर से पाकिस्तान दुनिया का कपास पैदा करने वाला वो बड़ा मुल्क है जहाँ रुई की कोई सपोर्ट या इमदादी कीमत नहीं। गंदम पर कभी इमदादी कीमत हुआ करती थी, लेकिन मौजूदा दौर हुकूमत में उसे भी ख़त्म कर दिया गया। खदशा ये कि जी कपास की तरह अगले बरस कहीं गंदम की पैदावार भी ना गिर जाए, जो पाकिस्तान में ग़िज़ाई बुहरान का सबब बन सकती है। भारत को देखें तो वहाँ किसानों को 2025 और 26 की रुई की कीमतें अभी से जो हैं बता दी गई हैं। यानी कि भारतीय किसान जो है मनसूबाबंदी कर सकता है, जबकि हमारे किसान के लिए सुनने को सिर्फ दिलखुशकुन तकारीर हैं। पाकिस्तानी किसानों को यूरिया और अमोनिया खाद भी भारतीय किसान के मुकाबले में 3 से 4 गुना महंगी मिलती है। एक जुल्म जो सियासी अशराफिया ने पाकिस्तान के साथ किया वो ये कि जी कपास पैदा करने वाले इलाकों में शुगर मिलें कायम कर दी। शुगर मिलें पाकिस्तान की सियासी सनतें हैं जो किसानों के इस्तेसाल में सबसे आगे समझी जाती हैं। ज़रा किसानों का दुख समझते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम खालिद खोकर साहब, ये जनाब सदर हैं किसान इत्तेहाद कौंसिल के। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद खोकर साहब, आपने ज़हमत की हमारे लाहौर स्टूडियो तशरीफ़ लाए हैं। मैं आपसे जब पहले एक बैकग्राउंड गप कर रहा था तो आपने बताया था कि 1990 की दहाई में पाकिस्तान भारत से ज़्यादा कपास पैदा किया करता था, लेकिन फिर हम देखते हैं जैसे मैंने भी अर्ज़ किया कि भारत की पैदावार बढ़ रही है और हमारी कम हो रही। कुछ रोशनी डालें जी। 92 में हमारी पाकिस्तान की कपास की प्रोडक्शन थी 1 करोड़ 28 लाख बेल, इंडिया था 1 करोड़ 10 लाख बेल। आज इस साल हमारी 5.2 मिलियन बेल है, यानी 52 लाख बेल है और इंडिया तकरीबन 3 करोड़ 70 लाख बेल पे जा चुका है। ये एक वाज़ेह फ़र्क की वजह, एक तो हमारे जो पॉलिसी हैं वो बहुत गलत है। जिस तरह आपने खुद फरमाया कि हम अपने काश्तकार की बजाय ब्राज़ील के काश्तकार को, अमेरिकन काश्तकार को सपोर्ट कर रहे हैं। अपने काश्तकार पे टैक्सेस हैं और जो बाहर से जो चीज़ आती है वो ड्यूटी फ्री है। अब कपास को ले लें, अगर कपास बाहर से रुई हमारी आती है तो वो बिल्कुल टैक्स फ्री है, लेकिन हमारी जो सीड कॉटन है फुटी है जो 2000 रुपये फ़ी मन उसके ऊपर हम टैक्स पे कर रहे हैं। तो हमारे पास दुनिया के पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, कास्ट नहीं है। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम बहुत ही आगे हैं। अब अगर आप ये देखें कि यूरिया का बैग जो हमने कॉटन में हर जगह पे इस्तेमाल, हर फसल में इस्तेमाल करना होता है, हमें मिल रहा है 45,500 का। इंडियन काश्तकार को पाकिस्तानी रुपीज़ में 900 से 1000 रुपये का मिल रहा है। हमें DAP मिल रही है तकरीबन 12,500 रुपये की। इंडियन काश्तकार को पाकिस्तानी रुपीज़ में मिल रही है वो 4,000 रुपये की। हम बिजली का बिल अदा नहीं कर सकते। हमारा 4 सालों में 5 रुपये 35 पैसे फ़ी यूनिट 1 रेट था, उस पर ऊपर कोई टैक्स नहीं था। उसको बढ़ा के इस वक्त 50 से लेकर 65 रुपये तक हमारा यूनिट कर दिया गया है। और इंडिया में वही जो बिजली है वो काश्तकार को फ्री मिलती है।
फिर आपने भी बात की फ्यूचर मार्केटिंग की। पूरी दुनिया में फ्यूचर मार्केटिंग है। काश्तकार को काश्त करने से 2 साल पहले पता होता है कि 2 साल बाद मैं ये चीज़ काश्त करूंगा, ये मुझे रेट मिलेगा। दुरुस्त। अभी हमने गंदम काश्त किया 2024-25 में, 24 में काश्त किए, 25 में वो हार्वेस्ट होगी। हमारा कोई रेट नहीं है स्पोर्ट प्राइस के। इंडियन काश्तकार को 25-26 का स्पोर्ट प्राइस मिल गई है। फिर जुल्म यह है कि इस दफ़ा हमें स्पोर्ट प्राइस ना मिली। अब उसके हमने देखने हैं कि नुकसानात क्या हुए हैं। इससे पिछले साल अगर हमें गंदम का रेट मिला 3900, उसका आपको पूरे मुल्क को फ़ायदा हुआ कि 6.5 हमने ग्रोथ दी। इस दफ़ा गंदम का रेट ना मिलने की वजह से, सस्ती गंदम सेल होने से आपकी जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ है वो 6.5 की बजाय माइनस पे आ गई है। जब भी, क्योंकि गंदम हमारी मेन इंजन है तमाम फसलात का, कि अगर गंदम तो का अच्छा इतना रेट फर्क मिलेगा, पड़ा अच्छी पैदावार होगी। आप सोचिए, हम लोग मिलियन बेल तो कर ही लिया करते थे ना, बिल्कुल अब आधा हो गया। 4.9 या जो भी फिगर आ रहा है 4.29, ये तो बहुत कम हुआ। कैसे 5 नहीं, देखे ना, मैं एक साल में हम 35 से 40% कमी पे आ गए। मैं आपको अर्ज करूं, हमारी ये सब आप पिछले साल की निस्बत को 3 मिलियन बेल कम हुई हैं। हम $1 बिलियन की खातिर कई जगह जाके हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जाके चक्कर लगाते हैं, बिनते करते हैं। अब 1 मिलियन बेल $1 बिलियन, यानी कि हमने $3 बिलियन का एक साल में नुकसान। और अगर पिछले सालों से देखो तो हमने बहुत ज्यादा नुकसान किया कि हमारी 2014 में जो कपास की फसल थी वो 14.4 मिलियन बेल पे थी। आप अंदाजा कर लें कि हमने तकरीबन अपनी 9 मिलियन बेल हमने अपनी खत्म की है जो पहले हो रही थी। दुनिया आगे गई है, हम पीछे गए हैं जी। हमारा आप फरमा रहे हैं कि हम पीछे गए। अब ज़ाहिर पंजाब हमारा मेन बास्केट है एग्रीकल्चर का, और वहाँ पर जो वज़ीर आला साहिबा हैं, मैंने भी जैसे उनका कोट भी सुनाया आपको, मरियम नवाज साहिबा, वो कहती है हमने किसान कार्ड दिया और हमने इतने अरब रुपए जो हैं खर्च कर दिए और किसान बड़े खुश हैं। तो आपकी गुफ्तगू से, और इससे पहले भी मेरे साथ बुखारी साहब आए थे, एक और काश्तकार तंजीम के रहनुमा, वो भी बहुत दुखी थे। क्या वजह है ये जो हुक्मरान कुछ कह रहे हैं और आप लोग कुछ कह रहे हैं? पंजाब से आपका भी ताल्लुक है, वहीं कि आप किसानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं जी। मैं कहता हूँ जी, मुझे कुछ ना दे, मुझे फसल का रेट दे दें। देखो ना, अगर ये तो कोई तरीका नहीं है कि पिछले साल हमारी जो गंदम की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट निकाली थी वो थी 3410 रुपए, इसलिए हमारा 3900 रुपये रेट बना और हमसे ज़बरदस्ती बिकवाई गई 2500, 2600, 2200 रुपये में। देखे ना, देखिए 2 तरह का सिस्टम होता है। एक तो ये कहते हैं कि IMF के कहने पे हम स्पोर्ट प्राइस नहीं दे रहे। जब स्पोर्ट प्राइस नहीं देते तो फिर इसको मार्केट फोर्सेस पे छोड़ते हैं कि मार्केट रेट डिसाइड करती है। लेकिन हुकूमत ने खुद घर का नहीं काम किया। 8 अगस्त को एक डायरेक्टर फूड ने नोटिफिकेशन किया, किसी के जिले का रेट गंदम का 2600, किसी का 2650, किसी का 2675 रुपये रेट तय कर दिया। अब देखे ना, ये तो हमारा मौशी कतल था कि हमारी 3410 रुपये का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी जबरदस्ती एक नोटिफिकेशन इनलीगल है, वो कानून के मुताबिक नहीं कर सकते, क्योंकि जहां पे अगर स्पोर्ट प्राइस ना हो तो वहां पे ऐसा काम नहीं कर सकते, मार्केट फोर्सेस पे छोड़ते हैं उसको। अब देखे ना, हम तो दोनों जगह से फंसा लिया। अच्छा, क्योंकि वक्त कम है, हमारे पास 2-3 मिनट और हैं, ये कॉटन की काश्त का जो रकबा है वो क्यों कम हुआ, ये मुझे और हमारे नाजरीन को। देखें जी, काश मैं आपको अर्ज करूं जी, एक लालची आदमी मरा, उसका कब्र में हिसाब किताब हुआ। फरिश्तों ने आखिरी सवाल किया कि जन्नत में जाना पसंद करोगे या दोज़ख में? वो कहता साहब जहां 2 पैसे का फायदा मिले। भाई काश्तकार ने फसल कॉटन क्यों छोड़ा? हालांकि कॉटन कपास से काश्तकार इश्क करता है। छोड़ने की जो वाहिद वजह है वो वजह यही है कि उसमें उसे नुकसान होने लगा। लेकिन आज भी मैं अभी एक FPCCI में मीटिंग करके आया हूँ, पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर हम इकट्ठे थे। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में रिवाइवल ऑफ कॉटन हो। मैं हुकूमत से, आपके चैनल के तवज्जुह से गुजारिश करता हूँ कि तमाम फैसले 15 फरवरी से पहले करें, ताकि हम मैक्सिमम कपास लगाएं, इस मुल्क का फ़ायदा करें। इस मुल्क की इस वक्त 65% एक्सपोर्ट कॉटन पे है जी। हमारे ऊपर जो टैक्सेस लगे हैं वो खत्म करें, हमारे बिजली का रेट कम करें, खादों का रेट जो आप बार करें कि टैक्सेस खत्म करें, ये तो बड़ी पुरानी तनकीद है कि हमारा काश्तकार टैक्स नहीं देता एग्रीकल्चर सेक्टर, और ये तो बड़ा दुख है लोगों को। तो आप कह रहे हैं मजीद कम कर दे जो थोड़ा बहुत देते हैं आप लोग जी। टैक्स देखें जी, टैक्स तो ये है ना कि हमसे सिर्फ गंदा में 1000 अरब रुपए ले लिया गया, 1000 अरब रुपया। अब देखें ना, अगर बाहर से ड्यूटी फ्री आए कॉटन और हमारे ऊपर टैक्स हो तो कैसे हमारे पास लेवल प्लेइंग फील्ड तो ना हुआ। अब हम बिजली का बिल अदा नहीं कर, जो एग्रीकल्चर ट्यूबवेल का बिल है, हम तो बिजली का बिल अदा नहीं कर सकते। दूसरा, दुनिया में हम वाहिद मुल्क है जहां पे कपास की स्पोर्ट प्राइस नहीं है। बाकी मुल्क पागल तो नहीं है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, वो पागल तो नहीं है जो अपने काश्तकार को सपोर्ट प्राइस देते हैं। मुझे ये जो हमारे जो माशी माहिरीन है वो कहते हैं जी सपोर्ट प्राइस का दौर गुजर चुका, अब तो मार्केट फोर्सेस डिटरमिन कर रही हो। तो आप जो ये मुतालबा है आपका, बकौल आपके ठीक है बाकी दुनिया में है,
तो पाकिस्तान में ज़ाहिर है कि उसके खिलाफ मैं उन मुआशी माहिरीन से गुजारिश करता हूं कि वो अमेरिका को भी मशवरा दें, ऑस्ट्रेलिया को भी मशवरा दें, चाइना को भी दें, इंडिया को भी दें। मैं आज का स्टेटस आपको बता रहा हूं कि इस वक्त इंटरनेशनल रेट आज 70 सेंट है, लेकिन आज इंडियन काश्तकार को इंडियन हुकूमत 81 सेंट दे रही है। इतनी कम कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पे ऊपर फिर उसको रेट बेहतर मिल रहा है। हमारी तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन उससे 4 गुना ज्यादा है, फिर हमारा रेट भी कम है। फिर हमें तो कोई पता नहीं होता कि हमें रेट मिलना क्या है। एक दिन सुबह और रेट है, दोपहर और रेट है, शाम और रेट है। मेरा आखिरी सवाल कि लोग तनकीद ये भी करते हैं कि जनाब मतलब है कि हमारे यहाँ जो बीज की क्वालिटी अच्छी नहीं है और बीज पे तहकीक नहीं हो रही है, उसमें किसानों का भी रोल होता है, जो बड़े काश्तकार होते हैं वो भी इसमें मदद करते हैं, हुकूमत की रहनुमाई करते हैं। तो क्या वजह है कि हमारे यहाँ रिसर्च बिल्कुल नहीं हो रही? सुना तनख्वाह तक तो आप देने के काबिल नहीं है जो रिसर्चर्स हैं। जी देखें मैं आपको, ये एक लंबा टॉपिक है। हाँ, हमारी रिसर्च मुख्तसरन अगर आप 40 सेकंड में बयान कर सकें। जी नहीं, रिसर्च के ऊपर हमारी रिसर्च के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं है, और पूरी दुनिया में रिसर्च यूनिवर्सिटियों के पास है। हमने यूनिवर्सिटियों से रिसर्च ले ली है। जी होना ये चाहिए कि हम अपने एग्रीकल्चर जीडीपी का कम से कम ज्यादा नहीं तो 2% रखें रिसर्च के लिए। अब आप ये देखें ना, जिस मुल्क में पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान है, पिछले 1.5 साल से साइंसदानों को वहां पे तनख्वाह नहीं मिली, तो फिर कपास क्या तरक्की करेगी? जनाब ये आपने मेरे ख्याल में पंच लाइन हमें बता दी। खोकर साहब, बहुत सारी बातें करनी है आपसे, इंशाल्लाह आगे भी रहमत देंगे, आइंदा भी देंगे कि अगर हमारे साइंसदानों को रिसर्च करने जो करते हैं उनको तनख्वाही नहीं मिल रही जो उन्होंने इंकिशाफ किया है, तो फिर मामला कैसे आगे बढ़ेगा, गाड़ी कैसे आगे चलेगी? बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ आलिम साहब यहाँ पे हम एक वक्फा लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे तो कुछ बात करेंगे FBR की और उसकी गाड़ियों की। हमारे साथ रहिएगा। FBR ने टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए 1000 से ज़्यादा जो है नई होंडा सिटी कारें खरीदने का फैसला किया है। माले मुफ्त दिले बेरहम की इससे अच्छी मिसाल और क्या होगी? हुकूमत और FBR का कहने के जिन गाड़ियों पर सवार होकर ज़्यादा मौसर अंदाज में टैक्स जमा किया जा सकेगा। वैसे 6 अरब रुपए की नई गाड़ियों की ज़रूरत के हवाले से FBR का जवाब जो है बहुत से माहिरीन को बड़ा भोंडा लग रहा है। FBR एहलकार किसी एक्शन फिल्म के हीरो तो है नहीं कि जी सड़कों पे मुलजिमों के पीछे जो है गाड़ियां दौड़ाते फिरें। वैसे भी लाहौर, कराची और रावलपिंडी के जिन दुकानदारों से उन्हें ये टैक्स वसूल करने का मंसूबा बनाया है, उनके जो बाजार हैं वो बड़े हजूम ज़दा हैं। उनकी सड़कों पे तिल धरने को जगह नहीं होती, उनकी गलियों में। तो ये वहाँ तो कहते हैं ना कि गाड़ियों की क्या, मोटरसाइकिल चलाना भी दूभर है, दुश्वार है। तो ये लोग कैसे गाड़ियों पर बैठ के जो है ये टैक्स जमा करेंगे, एक सवाल है। दुनिया जो है खुदकार निज़ाम अपना रही है और पाकिस्तानी फैसला साज जो हैं गाड़ियों में बैठकर टैक्स इकट्ठा करने का सोच रहे हैं। वैसे इसके लिए उन्हें छोटी गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और साइकिलों का ख्याल क्यों नहीं आया, ये भी एक सवाल है। 1010 नई गाड़ियों की खरीदारी के मंसूबे ने हुकूमत के किफ़ायतशारी के दावों को एक बार फिर जो है बेनकाब कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के पेट पर पत्थर बांधने के मशवरे पर अमल क्या जो है 50, 55, 60 लाख रुपए की गाड़ी में बैठ कर करना है, ये भी एक सवाल है। इन गाड़ियों की ईंधन और मरम्मत पे जो हर माह खती रकम खर्च होगी वो कहाँ से आएगी, ये भी एक सवाल है। क्या इस गरीब पसमानदा मुल्क के अफसरों के यही अल्ले तल्ले होने चाहिए? 10 रोज़ पहले वज़ीर ख़जाना ने FBR में करप्शन का एतराफ़ किया और फिर फ़ौरन ही अफसरान को नवाजने का फैसला हो गया। साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी साहब तो पहले ही कह चुके हैं कि जी मुल्क में टैक्स का बेशतर हिस्सा तो विदहोल्डिंग टैक्स है, जिसके लिए ढेर सारे अफसरों की ज़रूरत ही नहीं। वो तो कहते हैं कि जी अगर FBR की मौजूदा नफरी जो है 30,000 से घटाकर 8,000 कर दी जाए तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि इदारा जो है मज़ीद बेहतर होगा। जाहिर है कि ऐसी बातें करके वो खुद भी FBR में ज़्यादा अरसे ना चल सके। एक तरफ गुर्बत, महंगाई और बेरोज़गारी इंतहाओं पर है, तो दूसरी जानिब हम देखते हैं कि अवाम के खिदमतगारों की अय्याशियाँ जो हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। अभी 3 माह पहले जो है सिंध हुकूमत ने असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए 138 डबल केबिन गाड़ियाँ खरीदने की मंजूरी दी थी। यही वजह है कि अब सड़कों पर आपको हर तरफ हरी नंबर प्लेट की गाड़ियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा नज़र आने लगी हैं। ग़ालिबन अवाम से जो निचोड़े गए टैक्स हैं उनका सही मसरफ हुक्मरानों के नज़दीक यही है कि वो अपने और अपने एहलकारों के लिए गाड़ियाँ ख़रीदें, नई गाड़ियाँ ख़रीदें। आमिर ज़ैद को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।